गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 2 का भाग 9 निषेचन, जीव निषेचन या जिसको बोलते हैं दोहरा निषेचन और निषेचन पश्चिम घटनाएं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि निषेचन किसे कहते हैं। बच्चों निषेचन, बच्चों हमको पता है कि जो आपका पराग नलिका होती है, जब यह पराग नलिका, आपको पता है बच्चों कि पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। अब जब यह पराग नलिका यहाँ से होती हुई, यह पराग नलिका आपका इस तरह से जब यह यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो यह जो आपका यह पता है बच्चों कि इसमें जो अगल बगल की ये जो दोनों कोशिकाएं हैं जिसको हम सहायक कोशिका कहते हैं, और यह जो बीच में है अंड कोशिका है, और जो आपका पराग नलिका है इससे जो एक नर युग्मक इसके साथ फ्यूज करता है, इस अंडाशय के साथ फ्यूज करता है अर्थात संलयित होता है। तो यह आपका अंड कोशिका है, यह आपका अंड कोशिका तथा यह आपका नर युग्मक है, नर युग्मक अंड कोशिका। और जब नर युग्मक दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से, ठीक है, युग्मनज बनता है, युग्मनज। इनके मिलने से अर्थात इनके संलयित होने से, इनके फ्यूज होने से जो है युग्मनज का निर्माण होता है। इसी को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं बच्चों? जब मादा युग्मक तथा नर युग्मक आपस में संलयित होते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, तो इसी घटना को हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और पुष्प में आपको पता है कि पुष्प का यह जो है मादा युग्मक है अंड कोशिका, और पराग नली से यह नर युग्मक आता है। यह एक दूसरे से, एक जो है आपका मादा युग्मक और नर युग्मक जब एक दूसरे से संलयित होते हैं, फ्यूज करते हैं, तो निषेचन होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों निषेचन। अब देखते हैं बच्चों, निषेचन तो हमें समझ में आ गया कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। अब दोहरा निषेचन किसे कहते हैं बच्चों? बच्चों जो दोहरा निषेचन होता है, आपको पता है बच्चों कि यह क्या है? यह आपका जो है भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में यह आपको पता है यह नर युग्मक होता है, यह आपका पराग नली होता है, और पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। और यह जब यहाँ पर प्रवेश करते हैं तो एक नर युग्मक तो इस अंड कोशिका से, ठीक है, संलयित हो जाता है और इससे युग्मनज बनता है। और इस क्रिया को अर्थात जो युग्मनज बनता है, ठीक है, इससे समयुग्मन, इनको समयुग्मन कहते हैं, समयुग्मन। और इस समयुग्मन जो है आपका समयुग्मन से इसी से बनता है भ्रूण, यह भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और यह द्विगुणित होता है, यह जो भ्रूण होता है बच्चों, यह क्या होता है? यह द्विगुणित होता है, यह द्विगुणित होता है अर्थात यह 2n होता है, ठीक है। और दूसरा जो नर युग्मक है, 2 नर युग्मक हुआ तो एक नर युग्मक जो है इस अंड कोशिका से फ्यूज कर लेता है, और एक नर युग्मक यहाँ से आकर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और यह जो आपका द्वितीय के केंद्रक है, इस द्वितीय केंद्रक से यह नर युग्मक संलयित हो जाता है, और इससे संलयित होकर, ठीक है, क्या बनाते हैं? ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिसमेकन। त्रिसमेकन की क्रिया होती है, इसको त्रिसमेकन कहते हैं, ठीक है। और यह त्रिगुणित होता है, यह त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है अर्थात इसमें जो है n की संख्या जो है वह 3n होता है। और यही त्रिसमेकन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक
भ्रूण कोश, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यह जो दोहरा निषेचन है, यह जो पराग नलिका है, इस पराग नलिका में दो नारीगुमक होते हैं। एक नारीगुमक जो है इस अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और इससे बनाते हैं समयुग्मन बनाते हैं, और यही समयुग्मन आगे चलकर जो है भ्रूण का निर्माण करते हैं, यह द्विगुणित होता है। और एक नारीगुमक जो है द्वितीय केंद्रक के साथ जो है फ्यूज कर संलयित कर त्रिसमेकन की क्रिया होती है। त्रिसमेकन यह त्रिगुणित होता है, तीयन होता है, और इसी को प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। और आगे चलकर यही जो है भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, यही चलकर आगे भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो निषेचन की क्रिया है बच्चों, एक ही समय में दो बार हुआ, अर्थात इस भ्रूणकोश में, ठीक है, इस भ्रूणकोश में दो बार संलयन की क्रिया हुआ, दो बार यह संलयित हुए, नर और मादा युग्मक दो बार संलयित हुए इस भ्रूणकोश में, इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन में जो है आपका संयुग्मन एक घटनाएं है और दूसरा घटना जो है त्रिसमेकन है, यह दोनों घटनाएं दोहरा निषेचन के अंतर्गत आता है। तो यह हुआ आपका दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, या दोहरा निषेचन की परिभाषा क्या हुई बच्चों? तो दोहरा निषेचन में हम लिख सकते हैं कि एक ही जो है भ्रूणकोश में दो बार संलयित होने की क्रिया को, ठीक है, हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन। माने एक ही भ्रूणकोश में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दो बार संलयित होते हैं, दो बार फ्यूज करते हैं या दो बार मिलते हैं, इसी क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। एक बार जो आपका यह नर युग्मक जो पराग नलिका में यह दो नर युग्मक है, एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ जो संलयित होता है और इससे जो क्रिया होती है वह होता है संयुग्मन, और यही संयुग्मन आगे चलकर जो है भ्रूण का निर्माण करता है, यह द्विगुणित होता है। और एक नर युग्मक इस द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर जो है त्रिसमेकन की क्रिया करता है, जो यह त्रिगुणित त्रियन होता है, इसको प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं। और यही प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बाद में भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा दोहरा निषेचन होता है। और यह जो भ्रूणकोश है, ठीक है, दोहरा निषेचन का महत्व क्या है बच्चों? ठीक है, जो आवृत्ति जो है बीजी पौधे होते हैं उसमें जो है दोहरा निषेचन होता है। जो अनावृत्ति पौधे हैं उनमें दोहरा निषेचन की क्रिया कम होती है, आवृत्ति पौधों में ही दोहरा निषेचन की क्रिया होती है। इस दोहरा निषेचन का महत्व क्या है? तो इस दोहरा निषेचन से, ठीक है, क्या होता है कि यह जो आपका जो है त्रिसमेकन की क्रिया होती है, जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होता है और यही चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। यह भ्रूणकोश क्या करता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक प्रदान करता है तथा, ठीक है, यह भ्रूण को अंकुरण में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जब इनके बीज को, इस भ्रूण को जो है, ठीक है, हम जो है बोते हैं तो उसके अंकुरण में भी जो है भ्रूणकोश इनकी क्या करता है, इनको मदद प्रदान करता है, अर्थात अंकुरण में भी सहायता प्रदान करता है। अर्थात यह जो भ्रूणकोश है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषक प्रदान करता है तथा अंकुरण में भी इनकी सहायता करता है। यही होता है भ्रूणकोश का महत्व। ठीक है बच्चों, तो यह तो रहा हमारा निषेचन किसे कहते हैं, हमने देख लिया। और दोहरा निषेचन क्या है, किस तरह से दोहरा निषेचन होता है, अर्थात एक ही भ्रूणकोश में दो बार जो है नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे ही हम दोहरा निषेचन कहते हैं। अब हम देखेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, निषेचन के बाद होता क्या है कि निषेचन के बाद यह देखिए, यह जो बच्चों यह क्या है, यह आपका मादा युग्मक है। अगर हम देखें इसमें बीज का निर्माण, तो यह जो आपका यह वाला भाग है अंडाशय है, यह जो है अंडाशय से बीज का निर्माण होता है।
ध्यान रखिए बीजांड, यह जो आपका बीजांड है बच्चों, बीजांड से आपके बीज का निर्माण होता है, और जो यह आपका अंडाशय है, अंडाशय से फल के आवरण का निर्माण होता है। तो किस तरह से निर्माण होता है, पहले हम बीज का देख लें कि किस तरह से बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो यह बच्चों, यह जो आपका बीजांड है, हमको पता है कि इस बीजांड में दो आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण होता है, दूसरा अंतः आवरण होता है। तो इस जो बीजांड का बाह्य आवरण है, वह बीज का जो बीज है उसके बाह्य आवरण का अंतः आवरण उसके बीज के आवरण का निर्माण करता है। और इसके अंदर जो है कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांडकाय करते हैं। और यह बीजांडकाय क्या हो जाता है, यह बीजांडकाय नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, हम अभी देख रहे हैं कि निषेचन के बाद, ठीक है, बीज का निर्माण कैसे होता है। तो जो बीजांड है, बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। और इस बीजांड में आपको पता है, बीजांड में दो आवरण होता है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। जो बाह्य आवरण है बीज का बाहरी आवरण, कठोर आवरण का निर्माण करता है, और अंतः आवरण उसके बीच के जो है बीच वाला जो परत होता है उसका निर्माण करता है। अब इसके अंदर, इस बीजांड के अंदर हमको पता है कि कुछ जो है आपके पदार्थ होते हैं जिनको हम बीजांडकाय कहते हैं, और यह बीजांडकाय क्या हो जाता है, बीजांडकाय नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो बीजांडकाय नष्ट हो जाता है, और यह जो आपका यह पूरा बीजांड है यह बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो आपका प्रतिमुख कोशिका है, यह जो निभाग की ओर तीन प्रतिमुख कोशिका है, यह तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाता है। और जो आपकी यह दोनों सहायक कोशिका है, यह दोनों सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाता है। और यह जो अंड कोशिका है, इससे भ्रूण का निर्माण होता है, और जो ध्रुवी केंद्रक या जो है द्वितीय केंद्रक है, इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जो हमने अभी देखा। तो हमको पता है कि जो बीजांड है, उस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड से बीज के निर्माण में जो बीजांडकाय है वह नष्ट हो जाता है, सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, और प्रतिमुख कोशिका भी नष्ट हो जाती है। इस तरह से बीजांड से बीज का निर्माण होता है निषेचन के बाद। तो अब देखते हैं फल का निर्माण कैसे होता है बच्चों। तो आपको पता है, अभी हम बताएं कि फल का निर्माण जो है अंडाशय से होता है। तो फल के निर्माण में ध्यान रखिएगा, यह जो मादा है, ठीक है, इसमें जो आपका वर्तिका और वर्तिकाग्र यह दोनों नष्ट हो जाते हैं, और यह जो पुमंग है, पुमंग वाला भाग भी जो है सूख कर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिए जो आपका यह दलपुंज, ठीक है, और बाह्य दलपुंज है, यह भी सूख कर नष्ट हो जाता है। और जो आपका यह अंडाशय है, यह अंडाशय फल के आवरण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज उसके साथ लगा होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ध्यान दें कि कुछ ऐसे जो है आपके पौधे हैं, ठीक है, जिसमें जो यह बाह्य दलपुंज है वह उस फल के साथ लगा होता है। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि सभी जो है क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। अर्थात यह वर्तिका, वर्तिकाग्र यह भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं, पुमंग यह भी सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, और यह जो है आपका दलपुंज यह भी सूख कर गिर जाते हैं, और यह जो आपका बाह्य दलपुंज है यह भी सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में यह जो बाह्य दलपुंज है वह उसके साथ लगा होता है। जैसे अगर हम बात करें इस तरह से, ठीक है, तो यह बैगन, ठीक है, देखिए यह बच्चों बैगन है। बैगन में यह आपका जो है क्या होता है, बैगन में यह जो बाह्य दलपुंज है, यह बाह्य दलपुंज इसके साथ लगा होता है इस तरह से। और बहुत से जो है ऐसे जो है फल हैं जिसमें बाह्य दलपुंज नहीं होते, सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन यह देखिए बैगन है, बैगन में यह जो ऊपर वाला है यही क्या है आपका बाह्य दलपुंज है, और बाह्य दलपुंज इसके साथ लगा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पौधे हैं बच्चों,
ठीक है, जिनको हम असत फल कहते हैं। कुछ ऐसे फल है जिनको हम असत फल कहते हैं। उस फल में आपका यह पूरा होता है, आपका यह जो है, ठीक है, दलपुंज, यह आपका बाह दलपुंज, यह जो खुला हुआ भाग है पुष्पासन, यह सभी उसमें लगा होता है। ऐसे को हम असत फल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, ऐसे फल का उदाहरण है सेब। इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन बीजांड में नहीं होता, बल्कि निषेचन कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। ध्यान रखिए, हमने क्या कहा, निषेचन। तो निषेचन हमने देखा कि अंडाशय में ही होता है, जो पराग नलिका आती है इस बीजांड को जो भेद कर जो है आपके इस भ्रूणकोश में पहुंचते हैं, यहीं पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन जो असत फल होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया आपके इस जो है बीजांड में न होकर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, पुष्पासन में होती है। ठीक है, और ऐसे फल को हम असत फल कहते हैं। ऐसे असत फल में यह आपका बाह दलपुंज यह गिरता नहीं है, बल्कि इसी के साथ लगा होता, सभी को मिलकर वह फल बनता है, वह गिरता नहीं है। ऐसे फल को हम असत फल कहते हैं, और असत फल का उदाहरण है सेब। ठीक है, तो सेब क्या है, एक असत फल होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सामान्यतः निषेचन के पश्चात जो है आपका वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका, पुमंग, प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका, दलपुंज, बाह दलपुंज, पुष्पासन सभी सूखकर गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो आपका अंडाशय है उससे फल का निर्माण होता है, जो बीजांड होता है उससे बीज का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधों में यह जो बाह दलपुंज है वो लगा रहता है, जैसे हमने उदाहरण बताया बैगन का। और कुछ ऐसे फल हैं जिनको हम असत फल कहते हैं। असत फल में निषेचन बीजांड में न होकर पुष्पासन में होता है। ठीक है, ऐसे फलों में जो है यह पूरा जो है यह लगा होता है उसके साथ। ठीक है, पूरा सभी को मिलाकर फल का निर्माण होता है। ऐसे फल को असत फल कहते हैं, और इसका उदाहरण मैंने बताया सेब। ठीक है, अब जो है कुछ शब्द और हम देखते हैं। एक होता है अनिषेक फलन और दूसरा होता है अनिषेक जनन। तो अब देखते हैं यह अनिषेक फलन और अनिषेक जनन क्या होता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि यह अनिषेक फलन क्या होता है। अनिषेक फलन वह होता है बच्चों जिसमें फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है। ठीक है, ऐसे को हम अनिषेक फल तथा ऐसे क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जिसमें ठीक है फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, इसे हम अनिषेक फल तथा ऐसे क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ऐसे बीज जो है फल बीज रहित होते हैं, उसमें बीज नहीं होता है, और इसका उदाहरण है अंगूर। इसका उदाहरण है अंगूर, केला, अंगूर और केला, यह इसका जो है उदाहरण है, और यह अनिषेक फलन होता है। और एक होता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन बच्चों, यह अनिषेक जनन क्या है। ठीक है, अनिषेक जनन बच्चों, ठीक है, वह ऐसे फल होते माने ऐसे बीज होते हैं जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है। अनिषेक जनन, ठीक है, वह ऐसे बीज होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। और हमने जो देखा बच्चों दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, ठीक है, यह जो द्विनिषेचन और जो दोहरा निषेचन है, ठीक है, इसको जो है सर्वप्रथम जो इनकी खोज की थी इनको कहा जाता है नवासीन। नवासीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही आपके दोहरा निषेचन की खोज की थी। दोहरा निषेचन की खोज की थी। दोहरा निषेचन की खोज नवासीन, ठीक है, ने द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की खोज नवासीन ने किया था। और जो आपका समयुग्मन है, जो आपका समयुग्मन है, ठीक है,
इनकी खोज जो है किया था स्ट्रासबर्ग ने। स्ट्रासबर्ग ने इसकी खोज किया था। यही जो समयुग्मन है अर्थात जो नर युग्मक अन्य कोशिका से मिलकर जो है, ठीक है, युग्मनज बनाता है और उसी क्रिया को समयुग्मन कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्ग ने किया था। और दोहरा निषेचन अर्थात एक ही जो है आपके जो है पता है कि इस जो है भ्रूणकोश में, ठीक है, जब 2 बार जो है क्या होता है, यह जो है नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसी क्रिया को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और इसकी खोज की थी इसने, इसकी खोज की थी नवास। बहुभ्रूणता क्या है बच्चों? इस अध्याय का जो है अंतिम टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या है? जब निषेचन से, जब समानता निषेचन से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, समानता जो है निषेचन के पश्चात जो है एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। जब निषेचन के बाद एक भ्रूण न बनकर अनेक भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? जब निषेचन के बाद एक बीज का निर्माण न होकर एक से अनेक बीजों का निर्माण होता है तो उस क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता जो है इसकी खोज किया था, इसकी खोज ल्यूवेनहाक ने किया था। ल्यूवेनहाक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही बहुभ्रूणता का निर्माण किया था। इस तरह से इस पाठ का यह अंतिम टॉपिक रहा। इसी के साथ जो कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 2, ठीक है, पुष्पीय पौधों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अध्याय समाप्त होता है। हमने इसमें पढ़ा कि निषेचन किसे कहते हैं, दोहरा निषेचन क्या है, और निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनके विषय में मैंने पढ़ा। और बहुभ्रूणता क्या होता है इसके विषय में भी हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय हम पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 3 अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों, यदि बच्चों आपको यह लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज़ कृपया इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों।